तो मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्त यहां पर पीईटी एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 24 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, आज हम यहां पर उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। अर्थात हम यहां पर आपका हल कराने के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट को भी बताते चलेंगे। तो आप जानते हैं दोस्त, आपका जो पेट एग्ज़ाम होता है, समय होता है 2 घंटा, पूर्णांक कितना होता है 100 होता है, हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो इसी क्रम में ज़्यादा न बात करते हुए दोस्त हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए, मतलब कौन पहले भारत आया? टॉमस रो, फिर फाहियान, फिर ह्वेनसांग है। इसको क्रम के साथ सजाना है। तो आपको बता दें दोस्त, सबसे पहले फाहियान आया था, आप ध्यान देंगे, फिर उसके बाद ह्वेनसांग आया था, फिर उसके बाद टॉमस रो। एक ऐसे फाहियान जो है आपका 399 से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 399 लगभग ये 400 आप मान लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आपका है, आप ध्यान देंगे दोस्त, ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में कब आया था? चीन में से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो आपका 2 ऑप्शन ऐसे कौन मिल रहा है, आप ध्यान देंगे, 2 और 3। और इसके बाद अब क्या बचा आपका? टॉमस रो। टॉमस रो आपका 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे दूसरा, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? आप ध्यान देंगे। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच 23 जून 1757 को कब हुआ पूछेगा? तो 1757 आप ध्यान देंगे, 1757 23 जून आप ध्यान देंगे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ। फिर वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सन 1760 में। तीनों युद्धों को आप याद करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तुरंत बताएंगे, प्लासी के युद्ध में। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। आपको मालूम होना चाहिए शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में, कब? 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। ठीक है। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था। आप ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। उसका कार्य सेना में घायल हुए सैनिकों को ठीक करना था। धन्वंतरी द्वारा लिखित ग्रंथों के ए नाम है रोग निदान, आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा। धन्वंतरी हिंदू धर्म में विष्णु अंश अवतार देवता थे। वे आयुर्वेद प्रवर्तक थे, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था। फिर इसी क्रम में आप आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे साथ। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं यहाँ से, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था, ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 6वां नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो 6वें का ऑप्शन डी हो गया, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत प्रथम बार आया था, आप ध्यान देंगे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। आप ध्यान देंगे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1928 ईस्वी में। फिर इसी क्रम में 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण
स्वराज्य पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आप ध्यान देंगे 7वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर। आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है किसको? ऑप्शन ए से ऑप्शन बी का मिलान करना है। तो 8वें का क्या मिलान हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी किससे संबंधित है? तुरंत आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस से। हम मिलाते चल रहे हैं दोस्त, आप देखिए। फिर गदर पार्टी किससे संबंधित है? लाला हरदयाल से। आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मित्र मेला किससे संबंधित है? वीडी सावरकर से संबंधित है। होम रूल लीग किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से संबंधित है। तो 2, 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन बी है 2, 1, 3, 4, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट, ठीक है दोस्त। फिर इसी क्रम में आप 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन कौन सा है? आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो 9वें का ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए इनके बारे में कुछ कहानी जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बता दें, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, ध्यान देंगे, नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन और हो गया। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के जुड़ने का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आप ध्यान देंगे 10वें का ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केंद्र में शामिल था। 10वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ दिया जाए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन जो था काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ध्यान देंगे काकोरी षड्यंत्र में। फिर इसी क्रम में 11 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो 11 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। आप ध्यान देंगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1953 में। कब? 29 मई 1953 ईस्वी को पहली बार कौन चढ़ा था? तो माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेन सिंह नार्वे शेरपा ने चढ़े थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ा है? तो नेपाल के अप्पा शेरपा एक थे, मतलब 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किया है। आप ध्यान देंगे। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी पहली बार महिला पायलट है जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई पर जीत दर्ज की है, निवेदिता चौधरी। फिर इसी क्रम में 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर 12 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? आप ध्यान देंगे। तो 13 का ऑप्शन सी है केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आप ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो आप ध्यान देंगे भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान देंगे दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा जो है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 का क्या हो जाएगा सही? आप ध्यान देंगे 15 नंबर को मिलान करना है। निम्नलिखित दर्रों को दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप मिलान करिए। ध्यान देंगे 2 और 3 मतलब क्या है कि जोजिला और बुर्जिला जो है जम्मू कश्मीर सही नहीं है पूछा है। तो आपका जोजिला और बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर में है। आप ध्यान देंगे। कौन सा क्वेश्चन था थोड़ा सा आप देखेंगे। 15 नंबर स्लाइड थोड़ा सा
व्यवस्थित कर लेते हैं। हाँ ठीक है, जोजिला और बुर्जिल दल्ला जम्मू कश्मीर में बिल्कुल है, तो इसमें पूछा है नहीं है। तो बारालाचा और शिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है, मतलब ये सही नहीं है, ये गलत है, आप ध्यान देंगे। बारालाचा और शिपकिला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में, तो आपका एक ऑप्शन ए सही हो गया। फिर इसके बाद थांगाली, नीतिपास और लिपुलेख, तो ये देखेंगे उत्तराखंड में है, आप ध्यान देंगे। और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश दे दिया, तो आपका 2 और 3 सही हो गया। और नाथुला और जेलेपिला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है, अर्थात आपका ऑप्शन 2 और 3 सही हो गया। ध्यान से दोस्त आप सुनते चलिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक बार अपने हर दोस्तों को शेयर कर दिए जिससे इस वीडियो को देख कर जाएँ। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? 16 नंबर क्वेश्चन, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, आप ध्यान देंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारतीय राष्ट्रीय का आकलन करने वाली संस्था है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है, आप ध्यान देंगे। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है। आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत और भी कई चीज आते हैं, जैसे संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब इत्यादि चीजें आती हैं किसके अंतर्गत? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। आपसे पूछेगा यदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे मालों को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। इस क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन उद्योग शामिल है। फिर इसी क्रम में आप 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम हम आपको बता दिए क्या है? तृतीयक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान देंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में कौन जाना जाता है? तो अब तुरंत बताएंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के, वर्गीस कुरियन जी हैं श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दूध की कमी से जूझने वाले देश को दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कोझिकोड केरल में हुआ था, आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर की और जो एम.एस. स्वामीनाथन कौन हैं, तो इनके बारे में बता दें आपको हम थोड़ा सा। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के आनुवांशिकी विज्ञानी हैं जिन्होंने भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और बलवंत राय मेहता के बारे में थोड़ा सा बता दें, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में कौन है? तो आप तुरंत बताएं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। फिर इसी क्रम में 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में आर्थिक सुधार 1991 में के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवी नरसिंह राव जो है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे, आप ध्यान देंगे, पीवी नरसिंह राव। फिर इसी क्रम में 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता जो है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है। पुलिस है, कानून और व्यवस्था है और जेल भी है, बट दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित विषय नहीं है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, जेल, कानून और व्यवस्था आदि है। संघ सूची में सम्मिलित विषय रक्षा, हवाई मार्ग, बैंक, बीमा, खाने व खनिज मुद्रा निर्माण आदि है। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, ड्रग्स और जहर है, आप ध्यान देंगे। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिबंध न्यायालय जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता प्रतिबद्ध न्यायालय न्यायतंत्र जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। कैसे, आइए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, बल्कि अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष राज्य संघवाद, संसदीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ। 23 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय नागरिकों और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। इससे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। आप ध्यान देंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के निर्देशन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। फिर इसी क्रम में अनुच्छेद 38 क्या है आपसे पूछेगा, तो आप बताएंगे राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। फिर अनुच्छेद 44 यदि आपसे पूछ लेता है तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बताता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 46 आपसे पूछेगा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हित के अभिवृद्धि के लिए है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? आप ध्यान देंगे 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखे थे। फिर 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर हम स्लाइड को दोस्त व्यवस्थित कर लेते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट स्विच बंद होने पर होता है। बिजली के प्रभाव में सर्किट तभी हो सकता है जब बिजली के दोनों टर्मिनेटर के बीच पारित होने के लिए बिजली के लिए एक पूर्ण रास्ता प्रदान करता है। बिजली सर्किट के माध्यम से ही बिजली प्रवाह करती है। 27 नंबर, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो 27 का ऑप्शन बी हो जाता है। ओम है प्रतिरोध एसआई की इकाई, आप ध्यान देंगे। ओम कैसे होता है, इसे प्रतीक चिन्ह ऐसे करके व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओम प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम। फिर अभी यदि आपसे पूछ लेता है यहाँ पे फैराडे किसकी एसआई इकाई है, तो आप तुरंत क्या बताते हैं? विद्युत धारिता का। और वोल्ट किसका है? विभवांतर का। विद्युत धारा किसका है? एम्पियर। बट इसमें पूछा क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई की, तो आप बताएंगे ओम हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन, नींबू के खट्टे स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 28 का आप तुरंत बताएंगे नींबू का खट्टा जो होना साइट्रिक अम्ल, आप ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इस पे कुछ और क्वेश्चन बनेगा। सिरका क्या है? एस्टिक अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर से ऑक्सैलिक अम्ल होता है और प्राकृतिक स्रोत जो है इमली टार्टरिक अम्ल का निर्माण करता है और दही जो है लैक्टिक अम्ल का। और लाल चींटी यदि आपसे पूछेगा तो फार्मिक अम्ल होता है। आप ध्यान देंगे सिरका क्या है? एस्टिक अम्ल, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी फार्मिक अम्ल। यहाँ से दोस्त आपका कितना क्वेश्चन तैयार हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन, कर्कटजनक रसायन से होता है। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंसर होता है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कैंसर होता है, आप ध्यान देंगे। कैंसर मनुष्य के शरीर किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियंत्रित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं, आप ध्यान देंगे। फिर से यदि आपसे पूछे दमा क्या है, तो दमा मनुष्य के फेफड़ों में
एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर जहां जाल बनाकर फेफड़े को अवरुद्ध कर देता है, यह संक्रामक रोग है। यदि आपसे पूछे हृदय रोग क्या है, मानव शरीर में हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जो लगातार रक्त पंप करता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। जब हृदय के सामान्य कार्य गड़बड़ा जाते हैं तो हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। और यदि आपसे मधुमेह के बारे में पूछे, डायबिटीज मेलेटस DM, जिससे सामान्य मधुमेह कहा जाता है, चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त शर्करा का स्तर उच्च होता है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन बी अधिचर्म या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। ध्यान देंगे, त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। यह शरीर का बाह्य आवरण है। यह बेंटेन प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है जो उपकला ऊतकों के कई परतों द्वारा निर्मित होती है और अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबद्ध और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। इस प्रकार से दोस्त आप देखेंगे हम 30 GS के क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। फिर आइए कुछ क्वेश्चन है मैथ का, यहाँ पे हम कुछ करेंगे हल, जो यहाँ पर हो सकेगा। बहुत लंबा होगा तो उसको हम बता देंगे आप कैसे करेंगे, उम्मीद है हम यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको। तो थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे करणी में 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो 169 का 1 में गुणा करेंगे और 27 जोड़ देंगे तो आपका करणी में, हम थोड़ा सा यहाँ बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, आप देखिएगा 169 बटे क्या हो जाएगा, 169 नहीं सॉरी, आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, करणी में 169 और 27 क्या हो जाएगा, 196। आपको इतना तो मालूम होगा, 196 बटे 169। अब आप बता सकते हैं आराम से, ये 14/13 का है, क्या है, वर्गमूल इसका क्या होगा, 14/13। आप ध्यान देंगे और बराबर क्या है, 13 × 13 तो 13 + x बटे, थोड़ा सा हम दो स्लाइड को सही कर देते हैं, 13 + x/13, आप समझिए इसे। फिर इसी क्रम में आप अगला क्या हो गया, 14/13 बराबर 13 + x/13, तो 13 + x, थोड़ा सा, हाँ दोस्त ठीक है, 13, फिर 13 + x इसे पक्षांतर करेंगे तो 14 में से ये 13 घट जाएगा तो x बराबर 1 आएगा। इसे हल कर सकते हैं आप। अब पूछा है 32 नंबर क्वेश्चन, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो एकदम सरल क्वेश्चन है। पिछली बार बच्चे बहुत गलती कर दिए थे। तो 37 × 2 + 1 करेंगे तो 75/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो बटे 1/8 कर देंगे, आप ध्यान देंगे। फिर 75/2 × 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 75 दूनी 150 दूनी 300, आप ध्यान देंगे तो 300 हो जाएगा इसका। फिर इसी क्रम में 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है। सरल क्वेश्चन आया था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। तो 36.1 बटे 102.4 करनी में है, तो आप देखेंगे 361, आप ध्यान देंगे 361 बटे इसे 1024 कर सकते हैं, दशमलव से दशमलव कट गया 1024। तो किसका वर्गमूल है आप बता सकते हैं, 19 का वर्गमूल 361 और 32 का 1024 वर्ग है, आप ध्यान देंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, 19/32, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आएगा 34 नंबर क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो 34 का क्या हो जाएगा, 100, आप ध्यान देंगे कितना होता है, माना शहर की वर्तमान जनसंख्या 100 मान लेंगे आप ध्यान देंगे। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो 100 × 103.5 मतलब बटे 100, फिर 103.100 × 103.5 बटे 100, फिर 103.5 बटे 100, फिर × 103.3
5/100, इसे हल कर देंगे आप तो 110.87 आएगा। क्या आ जाएगा? 110.87। तो आप ध्यान देंगे इसे वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 10.87 आप ध्यान देंगे 10.87/100 गुणे 100 आप ध्यान देंगे बराबर 10.87% आप ध्यान देंगे। इस प्रकार से आपका 34 नंबर क्वेश्चन हो गया 10.8। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 परिणामों का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो सातवें का परिणाम क्या हो गया? 35 का क्या होगा? सातवें का परिणाम 7 गुणे 63, ठीक है, प्लस 7 गुणे 70, ऐसे इसे हल कर सकते हैं, माइनस 13 गुणे 68। इसी समीकरण को हल कर देंगे आप तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखने में सुविधा हो रही है, कहेंगे तो बोर्ड पे किसी दिन करा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का ऑप्शन 47 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हल करने पर। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 आपके अंकगणित के क्वेश्चन सिंपल थे, आप देख लिए। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंठित हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या है? कुंठित हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या है? कुंठित हो जाएगा। फिर तीव्र का यदि आपसे पूछता तो मंद हो जाता। तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति हो जाएगा। त्यागी का गृही हो गया। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? गजवदन का गणपति हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो 38 का ऑप्शन डी विष्णु हो जाएगा। कांटों से भरा 38 का ऑप्शन 30 कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। कंटकाकीर्ण आप ध्यान देंगे। गजवदन का पर्यायवाची आपको हम क्या बताए थे? गजवदन का पर्यायवाची गणपति हो गया। और कांटे से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? कटकाकीर्ण आप ध्यान देंगे। 38 का डी हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ का कटकाकीर्ण और इधर उधर फैला या बिखरा हुआ विकीर्ण होता है, आप ध्यान देंगे। तो 38 का ऑप्शन डी हो गया। फिर इसी क्रम में 39 नंबर क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 39 का ऑप्शन डी उचित निर्णय करना। 39 का ऑप्शन डी हो गया उचित निर्णय करना। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 40 क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा बहिष्कार। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है, शेष विकल्प वर्तनी की दृष्टि से वह शुद्ध है। फिर इसी क्रम में आप 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश का है पैरा, हम आंसर बताते चल रहे हैं। आप पैरा को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम पढ़ नहीं पाएंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप मतलब देख लेंगे पॉज करके। तो हम देखिए वीडियो 41 का क्या हो जाएगा? द ऑथर सेड peering into the darkness because, तो 41 का ऑप्शन डी इसमें सही होगा। he was afraid। आप ऊपर पढ़ेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन दोस्तों सब। फिर इसी क्रम में 42 नंबर क्वेश्चन, the author jumped out of the bed because, तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। a cold breeze blew past his face। फिर इसी क्रम में 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा क्लाइंबिंग इनटू बेड। आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा हमारा दोस्त मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसे पढ़िएगा। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स प्राइड, तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा डिग्निटी या डिग्निटी। फिर इसी क्रम में 45 क्या हो जाएगा? गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स कीन, तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कीन या कहिए 45 का क्या हो जाएगा? हाँ ऑप्शन ए डल, ठीक है, हाँ ठीक है। कीन का क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। कीन मतलब उसक, डिल माने डल माने नीरस। इस प्रकार से आपका 45 हो गया। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है?
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। कुत्ता रेबीज, मच्छर किससे है, मलेरिया से संबंधित है। आप ध्यान देंगे 46 का ऑप्शन सी हो गया। जिस प्रकार कुत्ता का संबंध रेबीज से है उसी प्रकार मच्छर का संबंध मलेरिया से है। 47 नंबर क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो 47 का आप तुरंत बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। शूरवीर जो है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, शूरवीर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। शूरवीर को छोड़कर शेष सभी पुजारियों से संबंधित है। 48 का क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे 48 किसी निम्नलिखित कुट भाषा में इसको, हाँ आप देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल है। COMPUTRONE को POMOCTUNOR और इसी प्रकार एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, तो आप देखेंगे कंट्रोल को हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा आप साथ देने की कोशिश करिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखने में हमें असुविधा है। असुविधा होती है। COMPUTRONE, ठीक है, को PMOCTUNOR आप ध्यान देंगे। तो COMP को क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे PMO, तो P फिर M फिर O फिर C आप ध्यान देंगे। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं AV, ठीक है, AVDA किस में है, AVDA, तो आप देखेंगे हाँ यहाँ तक तो है। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही व्यवस्थित करना है। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा AVDATNSEGA। फिर 49 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एक आदमी एक महिला से कहा तुम्हारी माँ की पति मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो 49 नंबर में क्या है गया, आप ध्यान देंगे एक आदमी ने एक महिला से कहा, हम मान लेते हैं आदमी आपका है और ये है आप महिला है, क्या है, महिला है, यहाँ पे महिला है आपकी, ठीक है। आदमी ने महिला से क्या कहा कि तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, तुम्हारी माँ मतलब किसकी माँ, महिला की माँ के पति अर्थात हम पति को त्रिभुज से डिनोट करते हैं, पति, ठीक है, मेरी बुआ है, ठीक है, उस आदमी की बुआ है, हाँ पति की बहन क्या हो गया, गोला में हम कर दिए कि बुआ है किसकी, इस आदमी की हैं। फिर इसी क्रम में, ठीक है, आदमी की बहन महिला है, तो उस महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला उस आदमी से आप ध्यान देंगे बहन हो गई, उस, हाँ ठीक है, बहन हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आंसर। हम यहाँ पे कराते चल रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, यहाँ पे साथ देंगे, देखेंगे जरूर, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। 50 यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को 2 साल बीत गया, शुक्रवार फिर 2000 फिर शुक्रवार प्लस 2 रविवार प्लस 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो आपका रविवार हो जाएगा। कैलेंडर किसी दिन पढ़ाएंगे तो आप देख लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो 51 का क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान है। भारत में उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, राजस्थान है। 50 पिछली बार क्वेश्चन आया था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मास्टर कार्ड। आप ध्यान देंगे मास्टर कार्ड। 52 के बाद अब 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किससे द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो 53 का ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। आप ध्यान देंगे योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से
भारत में आयुष मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया। गृह मंत्रालय ने साइबर सेफ ऐप बनाया है। यह डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए एक व्यापक प्रणाली है। फिर इसी क्रम में 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मरियप्पन थंगवेलु, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 55 क्या हो जाएगा, 2021 से 2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई दिसंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाने की ब्याज दर क्या है? 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री डैश डैश के नाम पर, आप ध्यान देंगे, पर रखा है। तो 56 का क्या था, किसके नाम पर? विद्या बालन के नाम पर। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। 57 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा जापान, आप ध्यान देंगे। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा जापान, ठीक है। फिर इसी क्रम में 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो 58 का आप तुरंत बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा डीएमके, ध्यान देंगे। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव डीएमके राजनीतिक दल ने जीता। इस राज्य में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल डीएमके और एडमिक जो लंबे वक्त से सत्ता और विपक्ष की लड़ाई लड़ते आए हैं। डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर इसी क्रम में 59 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आइसलैंड। इस बार का आपको हम बता देंगे वैश्विक शांति सूचकांक, किसी दिन सभी हम सूचकांकों को क्लियर कर देंगे। 59 बार 60 कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तेलंगाना। कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना। 61 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि नाम से जाना जाता है? तो 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भूटान जो है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। 62 क्या हो जाएगा, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? 62 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे। म्यांमार, बांग्लादेश। तो रियाद जो है 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ध्यान देंगे। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, मुद्रा रियाल। म्यांमार नायपीता क्यात, बांग्लादेश ढाका, टका, भूटान थिम्पू, नुगलट्रम। फिर इसी क्रम में 63 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, 63 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के लिए चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष हो जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा हम व्याख्या बता देते हैं। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था। राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों का क्रम मेघालय, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा, फिर सिक्किम, फिर गोवा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, आपको हम बता दिए। फिर इसी क्रम में इसकी थोड़ा सा व्याख्या बोल देते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। 65 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस प्रकार 24 अक्टूबर
अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरिस डे मनाया जाता है और 4 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, और 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस। इन सब दिवसों को आप याद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग, नीदरलैंड में द हेग है, में 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 को आप ध्यान देंगे हुई थी। इसमें न्यायाधीशों कुल संख्या 15 रखी गई थी, आप ध्यान देंगे। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का आपसे मुख्यालय पूछेगा तो आप बताएंगे वियना, ऑस्ट्रिया में। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पूछेगा तो मनीला, फिलीपींस में। फिर इसी क्रम में 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है। 67 का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। चंपानेर पावगढ़ पार्क गुजरात में स्थित है और सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसी क्रम में 68 प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है, तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। आप ध्यान देंगे। कोडगुल्लूर भरणी उत्सव केरल में और शिल्पग्राम उत्सव राजस्थान, पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान, छठ पूजा उत्सव बिहार। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, तो 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है एक हरित गृह गैस नहीं है। फिर इसी क्रम में 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो तुरंत आप बताएंगे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आइए कुछ और पुरस्कारों को जान जाते हैं। आप ध्यान देंगे, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपका साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति सभी 1901 से एवं अर्थशास्त्र 1969 के क्षेत्र में 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के साथ दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार आपसे पूछेगा, तुरंत आप बताएंगे विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1000 पाउंड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में। फिर इसी क्रम में आप 71 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या है आपका पैरा दिया है 71 से 75, इसको हम ऐसे ही करा देते हैं, आप थोड़ा सा इसे पढ़ दें हम कहें तो। आप स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना ही हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का था। इस स्वतंत्र आंदोलन के स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी थे या गरीब, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपने शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो 71 में पूछा है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तुरंत आप बताएंगे। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। 72 उपयुक्त गद्यांश में लेखक के मुख्य रूप से बताया गया है। 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। फिर इसी क्रम में 73 क्या है, उपयुक्त गद्यांशों का लेखक उद्देश्य क्या था। 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 74 धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो 75 का ऑप्शन डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों को भाग लिया जाता है। फिर इसी प्रकार एक पैरा देखेंगे 76 से 80
काफ़ी बड़ा दिया है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा फिर आराम पूर्वक। आप देख सकते हैं हम यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं और इस पेपर का हम PDF भी जरूर डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। 76 मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्यों माना गया है 76 का ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय यह है कि सभी धर्मों का आदर करना। आप ध्यान देंगे मानव सृष्टि का लघु रूप माना गया है 76 का जो व्याख्या वाला क्वेश्चन है, तो व्याख्या को हम यहाँ पे बता देते हैं, व्याख्या आप पढ़ लिए होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं मानव में मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है 77 के ऑप्शन बी साहित्य शास्त्री क्षेत्र में। फिर इसी क्रम में 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने के शरीर में यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 79 शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। 79 का ऑप्शन सी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्वस्थ, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 81 नंबर क्वेश्चन से 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हम आंसर बता दे रहे हैं, आप ऐसे देख भी सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित रेखाचित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों दौरान उत्पादन दिया गया है। आप देखेंगे उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा 81 का हम बता दे रहे हैं, ग्राफ को हम किसी दिन अलग से करा देंगे। ऑप्शन बी 2015 से 16 आप देखेंगे घटा है सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हैं 98 से 60 आ गया है, इतना किसी बार घटा नहीं, जो कि 38 मिलियन टन तक घटा है। तो 81 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। ये ऑप्शन है 2013-14 देखेंगे 90 से 98 हो गया, तो 2013-14 आपको हम बताते चल रहे हैं। 83 प्रथम 3 वर्ष के औसत उत्पादन था। 83 का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का औसत उत्पादन क्या था, आप ध्यान देंगे। 83 का हो जाएगा आपका सी 48 MT, आप ध्यान देंगे। मतलब 3 वर्ष क्या है, आप देखेंगे 42 है, फिर 44 है, फिर ठीक है उतना, फिर बटे 58/3 कर देंगे, 48 मिलियन टन आ जाएगा, ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ 84 का ऑप्शन बी 2014-15 में। वर्ष 85 क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। 85 क्या हो जाएगा, वो 85 का ऑप्शन है 31.8% हो जाएगा। 86 से 90 नंबर क्वेश्चन पर ग्राफ दिया गया है, दिए गए ग्राफ में वस्तु के आयत का 2013 से 19 दिया गया है। 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा 33.3% हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, इसे लगाएंगे आप, हम आंसर बता दे रहे हैं। फिर 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 86 का हम यहाँ पे कहिए लगाएं, हम आप कहेंगे तो 86 2014 से 15 2015-16 के दौरान यक्स के आयत में वृद्धि प्रतिशत, तो 2014 से 15 आप देखेंगे क्या है, 2014 से 15 900 है, और क्या है फिर 2015 से 16 1200, तो 1200 माइनस 900/900, तो 1200 900 हो जाए 300/900 × 100 बराबर 33.3%। फिर 87 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सभी वर्षों की दर वर्ष के यक्स की आयत वृद्धि के औसत रुपए करोड़ में। 87 का क्या हो जाएगा, 200 + 300 सबको जोड़ देंगे, जो इसमें ग्राफ दिया है 200 फिर 300 जो वृद्धि हुआ है 7 से 900 के बीच में 200, 9 से 1200 में मतलब 300, 1200 0 फिर 100, फिर इसको जोड़ करके औसत निकालेंगे तो 260 करोड़ आ जाएगा। 87 का आंसर 260 करोड़ हो गया। फिर इसी क्रम में 88 नंबर क्वेश्चन, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयत यक्स के औसत आयत से अधिक था, तो 88 का आप ध्यान देंगे। 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2, आप ध्यान देंगे 2, आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा 2। फिर इसी क्रम में 89 नंबर क्वेश्चन, एक्स के औसत आयत में अधिक आयत और एक्स के औसत आयत में कम आयत वर्षों का अंतर क्या है, 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा 2, आप ध्यान देंगे। क्या है, अधिक आयत पूछा है, तो एक्स का औसत आयत 73/6 1266, उसको आप निकाल सकते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा 64.3
38%। फिर 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तालिका को 91 से मतलब आप आंसर को बताते चलेंगे, हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं, आंसर आप हल करिएगा, PDF हम पेपर का डाल दे रहे हैं। 91 में क्या है, अभिष्ट अनुपात मंगलवार ए द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा है। तो 91 आप देखेंगे, ए क्या है, मंगलवार, तो मंगलवार को 35 हो गया, और शनिवार सी द्वारा 45, सॉरी हाँ ठीक है, 35 संबंधे 45 अर्थात 7 संबंधे 9 हो गया। इसे काटेंगे तो 35 संबंधे 45, तो इसे आप काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 9 45 अर्थात 7 संबंधे 9। 92 नंबर क्वेश्चन, सोमवार डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। तो 92 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 44.44% हो जाएगा, क्योंकि 20/45 आप पेपर देख सकते हैं, फिर इंटू 100 कर देंगे तो 44.44% हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। फिर 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ, BCD क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार बेची गई वस्तु का औसत क्या है, तो आप जोड़ देंगे, इसमें क्या है, तो BCD 45 48 40 हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, BCD ठीक है 45 48 सोमवार मंगलवार और ठीक है, हाँ ठीक है, तो 93 क्या हो गया, 93 नंबर क्वेश्चन ठीक है, तो 93 का हो जाएगा 44.33%, ठीक है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री तुलना में वस्तु बी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा 28.3%, 28.3%, मतलब 163 माइनस 127 ऐसे करना है आपको, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, फिर बटे 127, तो आपका आंसर 28.3%। फिर 95 नंबर क्वेश्चन, सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बेची गई औसत के मध्य, तो 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा 5.25। फिर इसी क्रम में 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फिर तालिका के बारे में है, हम आंसर बताते चलेंगे, आप वीडियो को देखिएगा, हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन, मतलब आप देख सकते हैं दी गई तालिका से स्पष्ट है, गेहूं की उत्पादन सर्वाधिक गिरावट 2013-14 के बीच हुई, ध्यान सकते हैं, इसे आप देखिएगा 2013 से 14 के बीच में सब सर्वाधिक गिरावट हुई थी। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है दोस्त, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे बताइए, इसमें नहीं बता पाएंगे, हम किसी दिन पेन पेपर मतलब उस पर बोर्ड पे बताएंगे। इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन लगभग वृद्धि दर्ज हुई। तो 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बाजरा। फिर इसी क्रम में 98 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर 2010-11-2016 के बाद के मध्य आलू का औसत उत्पादन। तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा 293.86। 99 नंबर 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 99 का ऑप्शन सी चावल, आप ध्यान देंगे 90 का चावल हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाज कितना गुणा है। तो 100 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1.90, आप ध्यान देंगे 1.90। इस प्रकार से आपका यहाँ पे हम दोस्त देखेंगे प्रीवियस ईयर को, जो आपका पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का 24 अगस्त को, हम यहाँ पे बेहतरीन ढंग से एनालिसिस के साथ आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेंगे, पेट से संबंधित आपको जो भी हम वीडियो दिया करें आप उसे ज़रूर देखा करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ठीक है दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसमें व्यू जरूर बढ़ाइएगा, 2-4-10 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।